नेक्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं साउंड वेव्स। स्ट्रिंग वेव पढ़ने के बाद हम साउंड वेव्स में मूव करते हैं। स्ट्रिंग वेव जो हमने स्टडी की थी, स्ट्रिंग वेव वाज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वहां पर जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट करती थी और जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो उसको हमने ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में रखा। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी होती हैं। यहां पर जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन के पैरेलल यानी कि टू एंड फ्रो आपके मीडियम ऑफ द पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो साउंड वेव इन एयर ट्रेवल्स ड्यू टू लॉन्गिट्यूड ऑसिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लॉन्गिट्यूड मींस अलोंग द लेंथ। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में आगे और पीछे आपके मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेशर डेंसिटी फ्लक्चुएशन। तो जब साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं तो उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं प्रेशर डेंसिटी। किसी जगह पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किसी जगह पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो जहां पर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है वहां पर एयर की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं या उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल प्रेशर से, उस पॉइंट को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो जैसे कि ये हमारे सेगमेंट्स हैं, एयर के हमने सेगमेंट्स मान लिए। तो आप देखेंगे कि इस सेगमेंट में पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस सेगमेंट में पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस सेगमेंट में अगेन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ के पार्टिकल फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जाने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल एयर की प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस रीजन को बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि नॉर्मल पार्टिकल जहां पर हैं, तो यहां से पार्टिकल ये बैकवर्ड ऑसिलेट हुए, ये फॉरवर्ड डिस्प्लेस हुए, तो यहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो जब भी साउंड वेव प्रोपोगेट करती है थ्रू एयर, तो यहां पर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन ऐसे रीजंस बनते हैं। साउंड वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीडियम के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और एस नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एस नॉट इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि यहां पर y नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको s नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ये होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। और प्रेशर की इक्वेशन इससे फेज डिफरेंस यानी कि π/2 फेज आगे होती है। आप प्रेशर को लिख सकते हैं डेल्टा पी, यानी कि नॉर्मल प्रेशर हमारा एयर का मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक पी नॉट। तो जो हमारा प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी। ये हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी कि इसमें डेल्टा पी की फ्लक्चुएशंस आएंगी जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है एयर का। तो डेल्टा पी जो फ्लक्चुएशन आएंगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा पी नॉट, यानी कि मैक्सिमम जो चेंज हो सकता है प्रेशर के अंदर वो डेल्टा पी नॉट हो सकता है, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहां पर आप देखोगे क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पर डेल्टा पी, यानी कि आप ये देखेंगे इस फेज की वैल्यू यानी कि पाई और एन मल्टीपल ऑफ पाई 2 पाई होगी, तो ये वैल्यू जीरो होगी। वहीं पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पर चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम होगा, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर चेंज इन प्रेशर मिनिमम होगा, ये हम कह सकते हैं। तो यहां पर जो एस नॉट यानी कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन निकाला जाता है। ये रिलेशन किस तरह से आता है बच्चों, यहां पर हम एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट कंसीडर करते हैं एयर का, और यहां पर दो एक रीजन कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी कि हमने एक सिलेंड्रिकल रीजन कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो एक्स पॉइंट पर यहां पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है,
x प्लस डेल्टा एक्स पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का s प्लस डेल्टा एस हो रहा है। तो यानी कि जो वॉल्यूम डेल्टा एक्स था वो वॉल्यूम इंक्रीज होके, यानी कि वॉल्यूम जो हमारा वॉल्यूम a प्लस डेल्टा एक्स था उसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस a इंटू डेल्टा एस। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो आप देखेंगे पहले ये वॉल्यूम था वो बाद में इस वॉल्यूम में चेंज हो गया है। तो यानी कि इस वॉल्यूम का साइज इंक्रीज हो गया है, और जो साइज इंक्रीज होगा डेल्टा वी उसको हम बोल सकते हैं a इंटू डेल्टा एस। अब बच्चों आपको बल्क मॉडुलस की इक्वेशन याद होगी। बल्क मॉडुलस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा वी बाई वी। तो यहां पर हम चेंज इन प्रेशर को डेल्टा डी वी बाई वी से डिवाइड करें तो ये बल्क मॉडुलस आएगा। तो यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू अगर आप निकालें दैट विल बी माइनस टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। अगर डेल्टा वी बाई वी से आप बल्क मॉडुलस को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। तो यहां पर आप डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी ए डेल्टा एस, और ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या था, ए डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू होगी और ये वी की वैल्यू होगी, आप इसको मल्टीप्लाई यहां पर पुट कर देंगे, ए यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू माइनस बी डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा एक्स। तो यहां पर हमने x को इस तरह से लिखा, s की डेफिनेशन ये लिखी है हमने, s इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर s को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपका आ जाएगा s नॉट साइन का, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास माइनस के आ जाएगा। बच्चों आपको याद होगा कि k को हमने डिफाइन किया था ओमेगा बाई v, और v यहां पर वेव स्पीड होती थी, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टडी कर चुके हैं। तो आपके पास डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास डेल्टा बी की पी की वैल्यू b यानी कि डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स आ चुकी है। डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां से आप डालेंगे यहां पर, तो आपके पास जो आएगा डेल्टा पी विल बी माइनस बी एस नॉट के, और ये टर्म आ जाएगा दैट इज कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसको आप कंपेयर करेंगे, यानी कि इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ, ये कंपेयर करेंगे तो यहां पर देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा पी नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हो बी एस नॉट के, और k को अगर ओमेगा बाई वी लिखें तो डेल्टा पी नॉट, यानी कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड को b यानी कि बल्क मॉडुलस, b को आप याद रखेंगे ये क्या है, बल्क मॉडुलस। मीडियम का बल्क मॉडुलस होना जरूरी है अगर वहां पर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रहे हैं। एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, और यहां पर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड v इज द वेव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव इन द मीडियम जो भी मीडियम है आपका, एयर है या फिर अदर कोई गैसेस है, उसके अंदर जो भी वेव की स्पीड होगी, ये हम प्रेशर एम्पलीट्यूड। और यहां पर आपने देखा दोनों के अंदर यानी कि पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस रहता है, तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो क्योंकि डिफरेंशिएट करके आता है। तो आपने देखा यहां पर हमारा क्या आ जाता है, कॉस ओमेगा टी आता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस ओमेगा टी हो जाता है। तो डेल्टा पी को अगर हम एस नॉट के टर्म्स में आते हैं तो एस नॉट को अगर हमने साइन में कंसीडर किया है तो डेल्टा पी कॉस में आता है, और डेल्टा पी नॉट यानी कि प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी बी बल्क मॉडुलस एस नॉट इंटू के। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अगर कोई भी, यहां पर अगर प्रेशर P लग रहा है और यहां पर प्रेशर P प्लस डेल्टा P लग रहा है, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है, तो इस पोर्शन पर हम टोटल प्रेशर कितना मान सकते हैं, टोटल फोर्स कितना मान सकते हैं, डेल्टा P इंटू ए, यानी कि P तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। इस रीजन पर जो पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा P
या डेल्टा पी इंटू ए, ये पार्टिकल पर फोर्सेस होगा जो एक पॉइंट पर पार्टिकल्स होंगे। यानी कि एक साइड से P लग रहा है, दूसरी पॉइंट पर P प्लस डेल्टा P लग रहा है, तो टोटल यहाँ के पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो डेल्टा P इंटू ए हो जाएगा। और अगर इस फोर्स की वजह से हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालें तो हम बोल सकते हैं F जो कि फोर्स है डिवाइड बाई डेल्टा ए, यानी कि इस रीजन का जो मास होगा। यहां पर डेल्टा P इंटू ए हम फोर्स को लिख सकते हैं और मास को, इस रीजन के मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ये रीजन हमने कितना कंसीडर किया था, इसकी लेंथ थी डेल्टा एक्स। तो यहां पर हम मास को लिख सकते हैं रो ए इंटू डेल्टा एक्स। तो आप ए यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स टाइम्स 1 बाई डेंसिटी ये आ जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों, हमने पार्टिकल के एक्सेलरेशन की वैल्यू इस मेथड से निकाली है। दूसरा, पार्टिकल का हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करें तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एस नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन आएगा। इस एक्सेलरेशन को और इस एक्सेलरेशन को अगर आप इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के लिए बच्चों पहले हम डेल्टा पी यानी कि ये होता है डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे, ये आपकी कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आ जाएगा और यहां पर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के आएगा। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा पी नॉट माइनस के साइन ओमेगा टी आ जाएगी। तो यहां पर हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 1 बाई रो। अब डेल्टा पी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, दैट इज डेल्टा पी नॉट इंटू के, ये डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स आ जाए डिवाइड बाई रो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर माइनस के है और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डेल्टा पी नॉट को हमने कैसे लिखा था, बी एस नॉट ओमेगा बाई वी और डिवाइड बाई, और के से मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू माइनस ओमेगा बाई वी रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बी एस नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई रो साइन ओमेगा टी। तो यहां से इन दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट कर देंगे, यानी कि आपको दो मेथड से आया है, एक एक्सेलरेशन आपने इस तरह से निकाला, एक सेकेंड डेरिवेटिव करके निकाला, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर दोनों में सेम है, एस नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे एस नॉट ओमेगा स्क्वायर रो वी स्क्वायर बी एस नॉट ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा यानी कि बी बाई रो वी नॉट इक्वल्स टू 1, और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी का रूट, ये आपके पास आ जाएगी किसी भी गैस के लिए। सॉलिड्स के लिए हम बात करेंगे तो यहां पर बल्क मॉडुलस की जगह अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम स्पीड को लिख सकते हैं दैट इज यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इसका होल रूट। अब बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि साउंड की स्पीड एयर में जो निकालने के लिए यहां पर हम दो मेथड देखते हैं इन एयर। तो यहां पर बच्चों जो न्यूटन ने कंसीडर किया था, न्यूटन ने बोला था कि जब भी वेव यानी कि साउंड वेव एयर में प्रोपोगेट करती है तो वो जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन बच्चों आपको पता होगा, आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होती है। तो यहां से हम बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा डेल्टा पी इंटू वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, और यहां से आप यानी कि P इंटू डेल्टा वी को आप लिख सकते हैं दैट इज माइनस डेल्टा P इंटू वी, और यहां से P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस डेल्टा P V ओवर डेल्टा V, और इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V ओवर V। और बच्चों RHS में देखोगे ये बल्क मॉडुलस है, तो P इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस आ जाता है। तो न्यूटन ने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करके बल्क मॉडुलस से, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के इक्वल आती है,
तो स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने निकाली थी, दैट इज बल्क मॉडुलस बाई रो, विच विल बी इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करें तो ये प्रेशर बाई डेंसिटी हो जाएगा। बट बच्चों यहां से जब प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू इवेल्युएट की गई तो यहां पर देयर वाज सम एरर, तो इसको करेक्ट किया गया था लाप्लास के द्वारा। तो लाप्लास करेक्शन क्या था? लाप्लास ने क्या कंसीडर किया था कि ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल ना होके ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर। तो वहां पर इन्होंने बल्क मॉडुलस निकाला। बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस में निकालेंगे यानी कि डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी ओवर वी, ये आपका आ जाएगा गामा टाइम्स पी। आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी विच विल बी इक्वल्स टू, और यहां पर बल्क मॉडुलस की वैल्यू हो गई है गामा पी बाई रो। तो यहां पर जो लाप्लास ने निकाला था, यहां पर गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये लाप्लास से जो करेक्शन था इट वाज वेरी मच रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी उसके काफी करीब था। तो इस लाप्लास वैल्यू को ज्यादा करेक्ट माना जाता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो भी साउंड वेव्स प्रोपोगेट करती हैं एयर में वो एडियाबेटिक प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों प्रेशर, डेंसिटी और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है हम वेलोसिटी ऑफ साउंड पर देखेंगे। तो अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नथिंग बट पी बाई रो। तो यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, और n को हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई मोलर मास इनटू आर इनटू टी। तो आप यहां पर देखेंगे P इंटू एम कैन बी रिटन एज मास डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी, और ये मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। तो आप देखेंगे P बाई रो की वैल्यू आर टी बाई एम आ जाएगी। तो आप स्पीड ऑफ साउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आर टी बाई मॉलिकुलर। अब जो मॉलिकुलर मास ऑफ एयर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा, सो वेलोसिटी इज अ डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डायरेक्टली ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे तो साथ में, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जैसे ही प्रेशर चेंज करेंगे साथ में डेंसिटी भी प्रेशर का फंक्शन होता है, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा और इनका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ये देखना है कि गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर में अगर चेंज आया है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में चेंज आएगा, अदरवाइज इसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह आप डेंसिटी के लिए भी बोल सकते हैं कि दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू पी बाई रो, और यू कैन सी गामा, गामा, अच्छा इसको गामा अगर लाप्लास करेक्शन कंसीडर करें तो गामा आर टी बाई एम आ जाएगा। और यहां पर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नॉट ओनली डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे में। तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो यहां पर डेंसिटी का भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो हमने देखा वेलोसिटी इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ रूट टी, रूट टी का डायरेक्ट फंक्शन है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में बच्चों क्या होता है कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो वेपर कंटेंट इन वाटर इंक्रीज हो जाता है। बट आप देखेंगे कि वेपर कंटेंट जब होता है तो वेपर में क्या होता है? H2 होता है। H2O को अगर गैस में कन्वर्ट करें तो उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, बट एक्चुअल का एयर का अराउंड 29 ग्राम पर मोल होता है। तो आप जब भी वेपर्स को कंसीडर करेंगे तो वेपर्स का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, एयर का ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि ड्राई एयर की डेंसिटी जो ह्यूमिड एयर होती है उससे ज्यादा होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, अगर आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, विच विल इंप्लाई द डेंसिटी ऑफ एयर विल डिक्रीज, और वेलोसिटी आपको पता है 1 बाई रूट रो के प्रोपोर्शनल होती है। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी
डिक्रीज होगी और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होने से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो आप ह्यूमिडिटी के प्रोपोर्शनल मान सकते हैं, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप कह सकते हो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? पावर पर यूनिट एरिया। पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी। एरिया से डिवाइड करेंगे इंटेंसिटी के लिए तो ए कट जाएगा, तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इंटू ds बाई डी टी। अब बच्चों प्रेशर की वैल्यू आपने क्या निकाला था? दैट प्रेशर इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे प्रेशर की वैल्यू हमारी पी नॉट यानी कि बी एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारा प्रेशर था। और ds बाई डी टी आप करेंगे, ds बाई डी टी अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिलेगा। तो यहां पर P और ds बाई डी टी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगा दैट इज बी एस नॉट ओमेगा इंटू एस नॉट ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी बी एस नॉट ओमेगा, बी एस नॉट ओमेगा, और ये बी एस नॉट के को हम लिख सकते हैं दैट इज बी एस नॉट ओमेगा बाई के, सॉरी वी, ये बी एस नॉट हमारे डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या होती है? बी एस नॉट इंटू के को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी, ये एस नॉट ओमेगा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस नॉट ओमेगा और ये टर्म आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर। अब बच्चों इसकी एवरेज वैल्यू हमने पहले ही बता चुके हैं, इसकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ। तो एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी बी एस नॉट बल्क मॉडुलस इंटू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू वी। कॉस स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर को हाफ से रिप्लेस कर देंगे तो ये टू का फैक्टर आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि पी नॉट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज बी एस नॉट ओमेगा। पी नॉट स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां का भी बी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे ये टर्म आपके पास क्या आ गया है? बी स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म पी नॉट स्क्वायर आ जाएगा, दिस विल बी पी नॉट स्क्वायर, और ये ऊपर बी और नीचे टू बी। तो आपको ये लिख सकते हो दैट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बल्क मॉडुलस, ये आपकी एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपकी इंटेंसिटी ऑलवेज भी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और b को आप रो वी स्क्वायर लिखें क्योंकि v की वैल्यू आप जानते हैं b बाई रो होती है। तो आप यहां पर रो वी स्क्वायर इक्वल टू बल्क मॉडुलस लिख सकते हैं। अगर बल्क मॉडुलस को आप रो वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, यानी कि इसको आप रो वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो पी नॉट स्क्वायर बाई टू रो, ये भी एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। इन फॉर्मूला पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस टू वन फोर्थ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द सेम पॉइंट विल बी। यानी कि इसमें बोल रखे हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ। तो इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं दैट इज बी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओवर टू वी, ये हमारी इंटेंसिटी थी। इसमें क्या किया गया है, और इसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हो दैट इज बी एस नॉट स्क्वायर, और ओमेगा को टू आई पाई एफ लिख सकते हैं तो दिस विल बी फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई टू वी। तो आप देखेंगे बी नॉट यहां पर जो चेंज हो रहे हैं वहां पर क्या चेंज हो रहा है? एम्पलीट्यूड, आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो इन्होंने बोला है कि साउंड के एम्पलीट्यूड आपने डबल कर दिया है और फ्रीक्वेंसी को वन फोर्थ कर दिया है, तो इंटेंसिटी में क्या चेंज आएगा? तो हम बोल सकते हैं आई वन ओवर आई टू इक्वल्स टू एस नॉट वन ओवर एस नॉट टू होल स्क्वायर एंड एफ नॉट वन ओवर एफ नॉट टू होल स्क्वायर। तो आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया है, एम्पलीट्यूड को डबल किया है तो हम लिख सकते हैं एस नॉट वन ओवर टू एस, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है एस नॉट अब उसको हमने ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस ऑफ एस नॉट वन, इसका होल स्क्वायर आएगा।
फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया है, तो हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट टू F1 को लिख सकते हैं F0 टू 1/4 कर दिया है, यानी कि जो F2 होगी वो F1 के 1/4 होगी, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो दिस विल यू विल गेट 16/4, यानी कि ये आपका एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा। तो I2 विल बी इक्वल्स टू I1/4। तो आप देखेंगे I2 is I1/4, दिस विल डिक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4, यानी कि इंक्रीज की जगह क्या होगी, ये डिक्रीज हो जाएगी बाई ए फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एट द, ओके, तो यहां पर आपको स्पीड ऑफ साउंड को दिया हुआ है, हमने क्या लिखा था, गामा आर टी बाई एम। तो बच्चों क्योंकि एसआई यूनिट में हम टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हैं, तो हमें क्या निकालना है कि टेम्परेचर निकालना है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, तो हम बोल सकते हैं V1 इक्वल टू टी गामा आर बाई एम इंटू 300 का रूट होगा। अब हमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, उसके करस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर निकालना है कि कितना आपका टेम्परेचर होगा, सो दैट योर वेलोसिटी इज डबल। आप इन दोनों का रेशियो लेंगे, यानी कि V2 ओवर V1 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू रूट टी ओवर रूट 300। अब यहां पर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 इज T/300। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 1200 केल्विन। 1200 केल्विन इज नथिंग बट 1927 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन से 273 आप माइनस करेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। तो 1200 से 273 माइनस करेंगे तो 927 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा हुआ है, पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन in non-absorbing medium, 2 points PQ are at a distance of 2 meter and 3 meter respectively. The ratio of intensities. तो बच्चों यहां पर जब पॉइंट सोर्स होता है तो हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, यहां पर पावर का स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, दिस पावर इज पी नॉट। तो जैसे यहां पर लेट से दिस इज एट ए डिस्टेंस, पॉइंट पी मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, और यहां पर हम मान लेते हैं Q विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3। तो इंटेंसिटी एट P हम बोल सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई, डिस्टेंस कितना है 2, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हो P नॉट जो भी ओरिजिनल पावर है डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये स्फेरिकल यानी कि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल डायरेक्शन में, स्फेरिकल शेप में इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो इंटेंसिटी ऐसी होगी P नॉट बाई आर स्क्वायर। तो I एट Q अगेन वी विल P नॉट बाई 4 पाई R ऑफ Q स्क्वायर। तो इंटेंसिटी P एंड Q, IP ओवर IQ आप निकालने जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा R ऑफ Q स्क्वायर ओवर R ऑफ P स्क्वायर, यानी कि Q का डिस्टेंस कितना है 3 है, ये 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे यू विल गेट 9/4। तो दोनों का रेशियो आप लेंगे तो ये आपका 9/4 आ जाएगा। तो आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, प्रेशर वेव के बारे में दिया हुआ है। प्रेशर वेव इज गिवन लाइक दिस, correspond to the sound produced by vibrating blades on a day when atmospheric temperature is 0 degrees Celsius. On the same day when temperature is T, the speed of sound produced by the same blade and same frequency is found to be 336 meter per second. Approximately the value of T. T की अप्रॉक्स वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों इसको प्रोसीड करने के लिए पहले तो आप 0 डिग्री पर स्पीड आप निकालेंगे V, और V को आप लिख सकते हो यानी कि ओमेगा बाई की। ओमेगा आपको दिखा है कि ओमेगा क्या है 1000 और K की वैल्यू 3 है।
तो आप ये स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर निकालेंगे। टी टेम्परेचर पर आपको स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज 336। तो आप ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, तो हम बोल सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 0 डिग्री है यानी कि 273, और ये T है तो इसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है क्योंकि ऑप्शंस आप देखोगे, तो इसको T निकाल लेते हैं, विच इज गिवन एज V1 इज 1000 बाई 3, इसको 336, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहां से आप कैलकुलेट करोगे, यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 273 ओवर टी, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 1000, और यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8 एन 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 9, 0 आ जाएगा, 0 0 और 1, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी इसका होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको इन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ये मिलेगा t अपॉन 273 इक्वल्स टू 1008 बाई 1000 और इसका होल स्क्वायर। अब आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो t को आप लिख सकते हो 273 और इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 8 बाई 1000 होल स्क्वायर। तो आप इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये आपके पास 273 1 प्लस 16 बाई 1000 ये आ जाएगा। तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 273 इन प्लस दिस इज 16 इंटू दैट इज 273 डिवाइड बाई 1000। तो आप इसको यहां पर अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 आएगा और दिस विल बी 4। तो आप देखेंगे ये 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा यानी कि दिस विल बी अराउंड 4.3। तो दिस विल गिव यू t इक्वल्स टू 273 प्लस 4.3 के आसपास आएगा। सो आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस में -273 करेंगे तो 4.3 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्स आंसर आप देख सकते हैं, योर आंसर विल बी अप्रोक्स 4.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर करने के लिए हम मेजर करते हैं इसको डेसिबल में, इसकी यूनिट होती है डेसिबल, और जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं और जो नीचे होती है उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो लाउडनेस को मेजर करने के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज 10 टाइम्स log 10 इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन डिवाइड बाई एक स्टैंडर्ड इंटेंसिटी होती है जिसको बोलते हैं आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू जो होती है दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये मिनिमम इंटेंसिटी होती है जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, तो इससे हम हमेशा डिवाइड करेंगे। तो और ये जो यूनिट आएगी लाउडनेस की वो किस में आएगी, वो हमारी डेसिबल में आएगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी और पिच। तो कभी भी साउंड की पिच की बात की जाती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये फ्रीक्वेंसी को। अगर आपकी पिच हायर होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी, यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच। नेक्स्ट इज क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी में क्या डिपेंड, जैसे हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर वो सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर भी ऑपरेट हो रहे हैं तो आप उनकी जो साउंड है उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होता है, आपका क्वालिटी होता है, उसको हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज इको एंड रेवर्बरेशन। इको क्या होती है, इको इज द रिटर्न ऑफ द साउंड ऑफ ए सिंपल सिलेबल आफ्टर ओरिजिनल साउंड डेड, यानी कि एक ओरिजिनल साउंड डेड होने के बाद जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है उसको हम इको बोलते हैं। लेकिन रेवर्बरेशन में हम क्या बोलते हैं, इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ऑफ सिलेबल फॉर सम टाइम टिल इट फॉल बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ ऑडिबिलिटी, यानी कि साउंड परसिस्ट करती है और फिर धीमे धीमे डाई आउट हो जाती है
और उसका लेवल ऑडिबल लेवल से कम हो जाता है, उसको रेवर्बरेशन बोलते हैं। हम लाउडनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, द साउंड एब्जॉर्बर एट्यून्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 dB, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय। यानी कि इंटेंसिटी हम अज्यूम कर सकते हैं कि पहले हमारी इंटेंसिटी है I और हमारी लाउडनेस है L, तो हमारी बाद में इंटेंसिटी हो गई I प्राइम और लाउडनेस हो गई L माइनस 20 dB से डिक्रीज हो गई। तो हमने देखना है कि I प्राइम कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा ओरिजिनल इंटेंसिटी को कितने टाइम्स डिक्रीज करके I प्राइम हुआ है। तो हम पहली इक्वेशन लिख सकते हैं, लाउडनेस इन dB इज इक्वल टू 10 log 10 I ओवर I नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। L माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 10 log 10 I प्राइम ओवर I नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 20 dB इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 10, यहां पर ये आपके पास आ जाएगा log, यानी कि I ओवर I नॉट डिवाइड बाई I प्राइम ओवर I नॉट। ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, log A माइनस log B इक्वल्स टू log ऑफ A बाई B। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 10 कॉमन आ जाएगा, log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस आएगा, दोनों को डिवाइड करके हम इस तरह से log में लिख देंगे और इसका बेस रहेगा 10। आप देखेंगे यहां पर आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 10 log 10 log I ओवर I प्राइम, ये वैल्यू आ जाएगी। ये 20 है तो 10 से ये कट जाएगा, 2 की वैल्यू हो जाएगी log 10 I ओवर I प्राइम। तो यहां पर I ओवर I प्राइम की वैल्यू आपके पास यहाँ का 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो I प्राइम इज इक्वल्स टू I बाई 100, यानी कि 100 के फैक्टर से इसको डिक्रीज कर दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इंटेंसिटी को आपने 100 के फैक्टर से डिक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, स्मॉल स्पीकर डिलीवर्स 2 वॉट ऑफ ऑडियो आउटपुट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर वन डिटेक्ट 120 डेसिबल इंटेंसिटी साउंड। ओके, तो साउंड की इंटेंसिटी, यानी कि ये स्मॉल स्पीकर है तो पॉइंट सोर्स मान लेंगे, तो किसी भी डिस्टेंस पर जाने पर इसकी इंटेंसिटी विल बी पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर इसकी लाउडनेस दी हुई है, दैट इज 120 डेसिबल। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 10 टाइम्स log ऑफ 10 I ओवर I नॉट। ओके, यहां से 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 इक्वल्स टू log ऑफ 10 I ओवर I नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर ही आप देखेंगे कि आपको वैल्यू मिलेगी 10 की पावर 12 और इसमें आप I नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये I आ जाएगा। और बच्चों I नॉट की वैल्यू क्या होती है, I नॉट इज नथिंग बट 10 पावर माइनस 12, ये हो जाएगी 10 पावर माइनस 12। तो आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी विल बी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी क्योंकि आई नॉट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर है और इसको हम लिख सकते हैं पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने आर निकाला। पावर की वैल्यू आपको पता है, पावर कितना दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है 2 वॉट का आउटपुट दे रखा है। तो आप यहां पर डिस्टेंस को निकालेंगे, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वॉट डिवाइड बाई 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप 2 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर विल बी 1 बाई 2 पाई के अप्रोक्स आएगा। आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 पाई, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू
पाई इंटू टू, आर की वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स पाई की वैल्यू हम 3.14 रख सकते हैं, इसका रूट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 6.28। तो आप देख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 6.25 के आसपास। तो दिस विल बी अप्रॉक्स 1 बाई 2.5। 2.5 को ये मीटर्स में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.5। तो आर की वैल्यू आपकी अप्रॉक्स 40 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो 2 वॉट की पावर है उसकी जो डेसिबल के लेवल है वो 120 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा यानी कि ए 40 सेंटीमीटर।